नमस्कार दोस्तों। आज जिस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है राजस्थान प्रशासनिक सेवा की हाल ही में आई जो वैकेंसीज़ हैं, जिसमें लगभग 192 राजस्थान प्रशासनिक सेवा में स्टेट सर्विसेज के लिए हैं और वहीं 415 अधीनस्थ सेवाओं के लिए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ थोड़ा सा धीमा बोल रहा हूँ। उसका मूल कारण ये है कि मेरी हेल्थ कंडीशंस आर नॉट गुड। पर लेकिन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बारे में पूछा कि किस तरीके से सर, जब अब वैकेंसी आ गई है तो हम किस तरीके से फोकस करें प्री पर, क्योंकि इससे पूर्व हमारी जितनी भी चर्चाएं हुई उनसे, जब तक वैकेंसी नहीं आई थी तब तक हमने मेंस के बारे में उनसे बातें की। लेकिन इस चर्चा का मूल जो उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य है कि हमको प्री कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे पर्सनल लाइफ में ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत दिनों से लगातार पढ़ रहे थे, देयर इज़ नो डाउट उनके आईक्यू लेवल में मुझे कोई डाउट नहीं लगा, या उन्होंने कोई पढ़ाई कम की हो ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा। पर लेकिन उनका प्री नहीं हुआ। इसी संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो लोग बसेड़ी क्षेत्र से हैं, हम लोग एक सेमिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं डांग उत्थान के नाम से, डांग चेतना के नाम से। तो उस सेमिनार का भी मूल उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से सिविल सेवाओं में एंट्री मार सकते हैं। तो खैर, अब हम उस विषय की बात करते हैं कि जिस विषय पर हमने ये वीडियो बनाया है, और वो विषय है आरएस में आपको प्री कैसे क्वालिफाई करना है। क्योंकि यदि प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस का तो रास्ता ही बंद हो जाता है। अब बात यह है कि लोग होते क्यों फैले। मैं इसमें 10 से 15 बिंदुओं में आपको ये बात बता दूंगा कि आप फेल क्यों हो जाते हैं। तो उन बातों से आप ये समझ पाएंगे कि आपको फेल पास होने के लिए क्या करना है। थोड़ा सा कई बार ना चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ ले जा करके पॉजिटिविटी को ढूंढ लेना चाहिए। तो उसी में आप समझने की कोशिश करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर पसंद करना। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग ये जो आर एस प्री है ना, उसमें आपके डिसीजंस लेने की क्षमता दिखाई देती है। इसमें ये नहीं है कि आप, पहली बात तो कुछ लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, पढ़ाई बहुत करेंगे, पर लेकिन पढ़ाई करने में और परीक्षा की योग्यता में अंतर है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर लेकिन आप परीक्षा के हिसाब से नहीं पढ़े तो आपका कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे आपने चैप्टर ख़त्म कर दिया, नोट्स बना लिया होगा, आपने वीडियोस देखे होंगे, देखते भी हैं वीडियोस, तो चैप्टर नोट्स वीडियोस बनाए, पर लेकिन आपने एमसीक्यूज कितने कर दिए उस दिन, आप रिकॉल नहीं करते, यदि आप रिवीजन साइकिल नहीं बनाते तो क्या होगा आपके साथ। आपके साथ दिमाग में इंफॉर्मेशन तो होगी, पर लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप रिट्रीवल नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि बहुत पढ़ने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। दूसरा कारण मैं जो समझता हूँ, हम दिमाग को क्या समझते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी? नहीं। हमारा जो दिमाग है वो पैटर्न मशीन है, उसमें एक पैटर्न्स बनते हैं। आप उस हर चीज़ को स्टोर नहीं करते, आपको एक चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो जो भी बच्चे, जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी सफल हो चुके हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा टॉपर रहा हूँ, पर मैं इतना कहता हूँ कि जो भी मेरी कैटेगरी थी उसमें मैं ठीक ठाक था, और जितना मुझे समय मिला उसमें मैं ठीक ठाक था। तो मैंने एक ही चीज़ समझता हूँ कि टॉपर फैक्ट्स नहीं रखते हैं, पैटर्न्स को पहचानते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर चीज़ का फैक्ट रट रहे होते हैं, लेकिन फैक्ट नहीं रखना है आपको। आपको इंटीग्रेटेड स्टडीज़ करनी है, आपको एक दूसरे से जोड़नी। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी को अलग किया ही नहीं जा सकता। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ने से क्या फ़ायदा, जब तक आपने करंट के साथ उसको पॉलिटी को नहीं देखा तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व सॉल्व ही नहीं होंगे आपसे। क्यों? क्योंकि एग्जाम आजकल जो एग्जामिनर है वो सेट करता है वर्तमान करंट के साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस को। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पर लेकिन कल्चर नहीं पढ़ी।
अरे हिस्ट्री का जितना पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन, जो महत्वपूर्ण पोर्शन है वो कल्चर का है। तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है तो साथ में कल्चर भी पढ़नी है। तो इसलिए जब भी नया प्रश्न सॉल्व हो जाएगा तो फेल होने वाला क्या करता है, वो हमेशा एक बार हिस्ट्री पढ़ेगा, एक बार ज्योग्राफी पढ़ेगा, फिर एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। नहीं, आपकी पढ़ाई जब आप देखेंगे तो ज्योग्राफी वाला जो पैटर्न है, यदि आपने एक पैनोरमा नाम की एक किताब आती है उसमें आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में ही इकोनॉमिक्स दे रखी है। क्योंकि यदि खनन निकलता कहाँ है तो खनन का उपयोग कहाँ होता है, खनन से हमें कितना इकोनॉमी को क्या लाभ मिलता है, खनन के लिए हमारी क्या योजनाएं हो सकती हैं। तो ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को ज़रूर देखें और इंटीग्रेटेड स्टडीज़ करें। तीसरी बात होती है कि भाई हम लोगों को क्या है ना, इल्यूज़न बहुत जल्दी क्रिएट होता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए उसके लिए क्षमा करना मुझे। आप प्रिपरेशन का इल्यूजन सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, घर वाले भी कह देंगे वो लड़का बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, हमारा लड़का आरएएस की तैयारी कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपने एक तमाम टेलीग्राम चैनल हैं, तमाम यूट्यूब चैनल हैं, तमाम जगह मार्केट में बहुत सारी पीडीएफ्स उपलब्ध हैं। आपने पीडीएफ सेव कर ली, टेलीग्राम चैनल भरे हुए हैं, टेलीग्राम चैनल में कुछ कर लिया, नोट्स मोटे हो गए, आपने उसमें से अच्छा जोड़ लिया, इसमें से जोड़ लिया, लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठे हैं, तो लगता है कि तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप इस इल्यूजन में घुस गए तो आपको पक्का लगेगा कि ये मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ हैं, मैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहा हूँ, नोट्स भी मेरे ठीक ठाक हो गए हैं, मेरी नोट्स इतने मोटे हो गए हैं, लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठा हुआ हूँ। नहीं, आपने क्या इस एग्जाम कंडीशंस में 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? क्या आपने 50 एमसीक्यूज पर डे लगाए हैं? क्या आपने अपनी चीज़ों को रिकॉल किया है? नहीं किया तो आपका अक्सर उत्तर नहीं होता है। इसलिए प्रिपरेशन के इल्यूजन से बाहर निकलना है, धरातल पे काम करना है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को रिवीजन की वैज्ञानिक कमी रहती है। रिवीजन क्या एक वैज्ञानिक चीज़ है। रिवीजन कोई मैं यूँ कह दूं कि मैं जस्ट बात कर रहा हूँ वैसी बात नहीं है। रिवीजन रिवीजन रियलिटी में एक बहुत डिफरेंट थिंग है और सबको पता है पर लेकिन नहीं करना है। मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ कि मैं उनको खूब बताता हूँ पर वो भी नहीं करेंगे रिवीजन। पापा पढ़ रखा है मैंने, आप भी ऐसे ही कहते हैं सर हमने पढ़ रखा है। पढ़ रखा है कब पढ़ा था? एक दिन बाद रिवीजन नहीं किया आपने। हमेशा नियम है एक दिन बाद रिवीजन करो, एक सप्ताह बाद का रिवीजन करो और एक महीने बाद वाला रिवीजन करो। यदि ये 3 रिवीजन आपने नहीं किए किसी सब्जेक्ट के तो आप 70-80% तो भूल गए। आपका पढ़ना जो 10 घंटे आप पढ़ रहे थे ना, तो आप 70 से 80% घटा दोगे तो कितने पढ़ रहे हो आप? 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, और 2-3 घंटे में कुछ होता नहीं है, ये निश्चित है। ठीक है। तो दूसरी बात, आप नई चीज़ पढ़ते जाते हो। मेरे साथ ऐसी मतलब मेरे कई परम मित्र रहे हैं और जिनको मैंने फेल होते हुए देखा, वो क्या कर रहे थे? नई चीज़ पढ़ रहे हैं। हाँ विनीत यार यहाँ से ये मिल गया, मुझे ये पढ़ना है वो करना है। नहीं, तो जो भी सिलेक्टेड लोग हैं वो कम पढ़ते हैं, ज़्यादा रिवाइज करते हैं। तो आप रिवीजन अधिक कीजिए, रिवीजन को बिल्कुल सिस्टेमैटिक वे में पढ़िए। क्योंकि एबिंगहॉस का नियम जो आप मेंस में बिहेवियर वाले सेक्शन में, जो यानी साइकोलॉजी के पार्ट में आप पढ़ते हैं, उस एबिंगहॉस के नियम को आप फॉलो कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो कम पढ़िए पर लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है कि वो फियर बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उनको बहुत डर लगता है, बहुत डरे हुए होते हैं। मैंने कई प्रश्न आएंगे मुझसे, कई लोग पूछने लग गए हैं टेलीग्राम पर, सर मैं इतने दिन से इसकी तैयारी कर रहा था, सर मैं अभी SI की कर रहा था, सर मैं ये कर रहा था। अरे यार डरना नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। पहली बात कहूँ सर, सिलेबस बहुत बड़ा है, आरएस तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे हम। अरे सर सबको तो सब कुछ आता होगा, मैं पीछे हूँ सर, मुझे नहीं आता। अरे यार आप क्या करोगे? ये 3 चीज़ें आपके माइंड में घुस गई और आपने तैयारी शुरू कर दी, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सिलेबस बढ़ा है तो इसके चक्कर में आप सिलेबस की तमाम चीज़ें, तमाम पुस्तकें इकट्ठी कर लोगे, यानी सोर्स बदलोगे। उसको कुछ आता है, आपको पता चल गया, आप कोचिंग में बगल में बैठे हैं, बगल वाले ने कोई आंसर दे दिया, आपको समझ में आने लगेगा उसको बहुत कुछ आता है, मुझे कम आता है। तो आप क्या करोगे? स्ट्रेटेजी बदल दोगे। फिर लगेगा मैं तो पीछे हूँ, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन वाली बातों में आ जाओगे, सोचोगे एग्ज़ाम ही ना हो, तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, होगा नहीं। तो ये सब चीज़ें भी आपको कमज़ोर करती हैं, इसलिए भी प्री में लोग फेल होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप
स्थिरता लाएं, कंसिस्टेंसी लाएं, तो इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए। उसके बाद आता है कि कॉम्पिटिटिव रियलिटी क्या है। कॉम्पिटिटिव रियलिटी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आरएस प्री में लाखों एस्पिरेंट्स बैठेंगे, लिमिटेड सीट्स हैं, हाई कट ऑफ का प्रेशर है, क्योंकि जैसे जैसे कट ऑफ ऊपर जा रही हैं, कुछ पिछले एग्जाम से कुछ डाउन आई है, पर मैं ये नहीं समझता कि पिछले एग्जाम में डाउन आ गई तो इस बार ऊपर नहीं जाएगी। बच्चों ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है, लोगों ने उन एरियाज़ में फोकस बढ़ा दिया है जिन एरियाज़ में आरपीएससी का फोकस बढ़ा है। तो कटअप का प्रेशर मैं समझता हूँ कि कटअप ऊपर जानी चाहिए, और नहीं जाती तो वो ओवरऑल मैं तो ये समझता हूँ कि कंपटीशन कमज़ोर हो रहा है या बच्चे भाग रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कटअप ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, और वीरों से भूमि खाली नहीं है। तो लेकिन अब करते क्या, देखते हैं क्या होता है, एटीट्यूड से आते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्रिएट करती है आपको कि आप कॉम्पिटिटिव रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ इस एग्ज़ाम को कैजुअल नहीं लेना है, यहाँ पर कैजुअल लेने का कोई रिवार्ड भी नहीं मिलने वाला है। अब एक बात जो मैंने कई बार, हमने पिछली साल कुछ फ्री या कुछ मिनिमम कॉस्ट में जो लागत के आधार पे क्या चलाई थी, टेस्ट सीरीज चलाई, तो मैंने देखा बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते। मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में 500 से अधिक एप्लीकेंट्स हैं और 500 से अधिक अभ्यर्थी हैं, पर लेकिन जब मैं उसमें कोई टेस्ट डालता हूँ तो उसमें 35-40 लोग ही अटेम्प्ट करते हैं। तो ये क्या बात है, हम टेस्ट देना नहीं चाहते, हम कमज़ोर रहना चाहते हैं, हम अपने ईगो को दूसरे के सामने खोलना नहीं चाहते। तो मॉक, जबकि सच्चाई ये है कि मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो मॉक टेस्ट से आपकी ईगो टूट जाती है। जब स्कोर कम होगा आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, लोग कॉन्फिडेंस गिरेगा, लोग टेस्ट देना बंद कर देंगे। लेकिन वहीं कोई एक अच्छा लड़का होगा, वहाँ कोई एक अच्छा चयनित होने वाला एक बहन होगी, वो क्या करेगी, वो लो स्कोर को डायग्नोसिस करेगी, उससे ये देखेगी कि किस क्षेत्र में मेरा स्कोर कम हुआ है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी कमी का पता है वही व्यक्ति अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाता है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाता है। तो मॉक टेस्ट से आपको भागना नहीं है। वहीं एक और चीज़, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको समझ में आता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग की साइकोलॉजी को आप समझना है। आपको प्री एग्जाम में कई बार क्या होता है, लोग नेगेटिव मार्किंग की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। या तो ओवर अटेम्प्ट कर देंगे, या किसी और ने कह दिया कि 70 कर देना हो जाएगा। अरे नहीं, आप बहुत डर जाओगे। आपको कुछ ऐसा नहीं है, वो तो जब पेपर में आप जाते हो तभी पता चलता है कि आपको देने कितने हैं। ठीक है, तो आपको एक आदत पड़ती है जब मॉक टेस्ट देते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की। जब तक आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना नहीं जानते हो तो मैं तो सीधी सीधी सी बात बोलता हूँ कि आप इस सेवा में भी मत आना। इस सेवा में भी आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है, और यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले सकते हैं तो प्रशासनिक सेवाओं में आने की क्षमता तो आपकी है ही नहीं, और गलती से आप एग्जाम पास करके आ भी गए तो आप ठीक ठाक परेशान रहने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कहाँ एलिमिनेशन लगाना है, ये सब चीज़ें आपको आती हैं मॉक टेस्ट देने से। तो एक तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी सीखें। उसके बाद आती है कि हम क्या करते हैं भैया, भाई एक आदमी है, घंटे 24 हैं, आप एनर्जी मैनेजमेंट फेलियर रहता है आपके पास। प्री केवल जो प्री में यदि आप एग्जाम देने बैठोगे ना, अभी अब से शुरू करोगे, तो आपकी पूरी स्टेमिना घट जाएगी। क्योंकि यहाँ चाहिए आपको, प्री में जब 3 घंटे बैठता है आदमी और जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, जिसने ये सब कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखा नहीं है, तो उसकी स्टेमिना 3 घंटे में सांस बंद हो जाएगी उसकी। एक तो ऊपर से प्रेशर होगा। मैं खुद के उदाहरण से बता सकता हूँ कि कितने भी मॉक देने के बाद भी मुझे ऐसे लग रहा था आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि आपके पास बहुत प्रेशर होता है। आपके पास एग्जाम देना आपका ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली के ड्रीम्स आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, आपके दोस्तों के ड्रीम्स आपके साथ जुड़े होते हैं, आपके पूरे जीवन को डिसाइडिंग करने वाला फैक्टर होता है। अंतिम नहीं होता है पर लेकिन फैक्टर तो होता है। तो आपका फोकस, स्पीड, एक्यूरेसी, इमोशनल कंट्रोल, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ता है। और इस मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए,
यदि आपने नहीं किया तो आप एग्जाम हॉल में जो मेंटली क्रैश कर जाएंगे ना, तो आपका आधा मैं कह रहा हूँ पेपर खत्म, कहानी खत्म। तो एग्जाम हॉल में मेंटली क्रॉस नहीं करना है, तो उससे बचना है, और उससे बचना है तो आपको मॉक टेस्ट देना है, कैलकुलेटर रिस्क लेनी है, रिवीजन करना है, ठीक है। और अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। फिर आती है भाई एक और बात जो आजकल चलती है, उसको मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया डोपामाइन ट्रिप ट्रैप सॉरी सोशल मीडिया डोपामाइन ट्रैप बोलते हैं जिस बात को। और यहाँ तक कह सकता हूँ कि भाई आज प्रिपरेशन तो लोग कम कर रहे हैं, कंटेंट कंजम्पशन ज़्यादा है। सोशल मीडिया डोपामाइन जो ट्रैप है उसको आप बाहर कैसे निकले। मैंने तो कई लोगों को देखा है कि वो रील बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रील बन रही है, पढ़ रहे हैं, फोटो लग रहे हैं, इंडिया का नक्शा लग रहा है, वर्ल्ड का नक्शा लग रहा है, 50-60 स्टिकर्स लग रहे हैं, स्टिकिंग नोट्स लग रहे हैं, उसके बाद किताबें रखी हैं, एम लक्ष्मीकांत रखी है, भला भला रखी है, और पढ़ रहे हैं। पास होना नहीं होने से उनका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे चैनल भी इसलिए बने हुए हैं कि जस्ट उनको टाइम पास करना है, और लोग तो तमाम तमाम चीज़ें बन गए हैं। मैं तो अब क्या ही बोलूँगा इस पर, अब लोग बुराइयाँ विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो आप जो मेरा वीडियो है ना, इसको भी आप सोशल मीडिया डोपामाइन ट्रैप के पार्ट में रख सकते हैं भाई। जैसे स्ट्रेटेजी वीडियोस मेरी देख ली, फिर किसी और की देखेंगे तो एक स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, टॉपर टास्क हैं, मोटिवेशनल रील्स हैं। तो दिमाग को लगता है यार मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। जो मैंने आपको इल्यूजन वाली बात बोली थी ना, उसी से एक जुड़ा हुआ कंटेंट पार्ट है कि सोशल मीडिया डोपामाइन ट्रैप। लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या है? जीरो रिटेंशन। आपने वीडियोस देखे, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे, क्या देखा आपने? नोट किया? क्या नहीं किया? आपने टॉपर टास्क देखी, पर टॉपर टास्क में से आपने क्या सीखा? क्या नोट किया? नहीं किया। एक बार बैठ के मोटिवेशनल रील्स देख रहे हैं भैया, मोटिवेशन रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर दिया, क्या हुआ? जीरो रिटेंशन। एक्चुअल आउटपुट आपका क्या है? जीरो रिटेंशन है। सो दैट्स वाई मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जो भी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं उस व्यक्ति के वीडियोस देखिए, उसके साथ आप जुड़िए। क्या वो आपके सवालों का जवाब देता है? क्या आपको वो रिप्लाई करता है? क्या उससे आपको कुछ समझ में आया? तब आप बात करेंगे। दूसरी एक और बात है कि परफेक्ट टाइम आएगा तब शुरू करेंगे, पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट देने जाएंगे, एक बार रूटीन परफेक्ट हो जाए, मूड आ जाए, तब पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपर होते हैं ना, वो भैया इन सब चीज़ों से इम्परफेक्ट कंडीशंस में नहीं पढ़ते, ठीक है। टॉपर को हमेशा इम्परफेक्ट कंडीशंस में ही पढ़ना है, ठीक है। इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कई लोग तो भाई। अब ये और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको क्या बताऊं कि कई, मुझे तो हिस्ट्री पसंद है, मुझे फलाने सर पसंद है, मैं तो उनकी वो, अरे उस सब्जेक्ट को पढ़ने से या उन सर के ही नोट्स पढ़ने से आपकी नैया पार नहीं होने वाली। तो फेवरेट सब्जेक्ट है, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें आपने 20 घंटे लगा दिए, एक एरिया आपने बिल्कुल छुआ नहीं, तो वीक एरियाज अवॉइड कर देते हैं और फेवरेट सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम क्या होता है? बैलेंस्ड स्कोर मांगता है। आप हिस्ट्री लवर हैं लेकिन आपका रीजनिंग वाला पार्ट कमज़ोर है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो रीजनिंग हिस्ट्री में भी आपके पूरे तो होंगे नहीं, और नई रीजनिंग में पूरे होने हैं, तो कम से कम बैलेंस होना चाहिए। रीजनिंग में मुझे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पर लेकिन सादा सादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उनको तो मैं सॉल्व करूँ। तो वो रणनीति आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है कि भाई जब लास्ट एग्जाम आ जाता है, उसको बोलते हैं लास्ट स्टेज की पैनिक बोलते हैं, बड़ा निर्णायक समय होता है। उसी समय सब लोग गलतियां करने बैठ जाते हैं। कोई नई पीडीएफ ला रहा है, नए नोट्स ला रहा है, कोई रैंडम करंट अफेयर्स ला रहा है, मैराथन वीडियोस, आ हा, मैराथन वीडियोस का तो एक अलग ही ड्रामा है। इन सब में फंस गए, आपकी कहानी फ्लॉप होने ही होने वाली है। लास्ट के दिनों में भैया रिवीजन, मॉक्स, जो आपने मॉक्स देने के बाद जो डायग्नोसिस करने के लिए जो मिस्टेक्स नोटबुक बनाई थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिस्टेक नोटबुक बनाई है, यदि आपने उसको नहीं दोहराया, आपने जो मॉक टेस्ट दिए थे, जिन जो क्वेश्चन आए नहीं थे वो आपने क्या रिवाइज किए नहीं किए,
ये करना है लास्ट डेज में। ये नहीं है वे फालतू में लगे हैं मैराथन वीडियोस देख रहे हैं। मैराथन वीडियो से क्या होना है, जितने जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं उसका फायदा है। कुछ लोग हर टेस्ट के बाद खुद से नहीं पूछते। क्या नहीं पूछते हैं, क्या जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है वो गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या इंटरप्रिटेशन मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक थी, टाइम प्रेशर था, एलिमिनेशन फेलियर हुआ, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करता है। तो अंतिम बात मैं और कहूँगा इसमें, और वो बात ये है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी जो छूट जाती है ना, क्योंकि जिस व्यक्ति की कंसिस्टेंसी टूट गई वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। आप कछुआ और खरगोश में कछुआ विजयी होने वाली कहानी आपने खूब सुनी है। तो आप कछुआ बन के इस परीक्षा में पास हो सकते हैं, पर लेकिन खरगोश बन के इस परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप इस परीक्षा में पास होने की कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी फेलियर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इमोशनल अप्स डाउन्स हो जाएंगे, बंद कर दी पढ़ाई, कंपैरिजन करने लगेंगे दूसरे से, इनकन्सिस्टेंसी आ गई। तो कुल मिलाकर के आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है और अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। तो आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, पर लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें। इसमें जो भी मैंने बातें की हैं उनको नोट करें, और यदि आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट हैं तो एक बार टेलीग्राम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन करेंगे। बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दूंगा। विराज एजुकेशन के माध्यम से हम लोग टेलीग्राम चैनल चलाते हैं। यहाँ कंटेंट इसी प्रकार का मिलता है। कोई एक दूसरे से भी आप अपने कंटेंट को ले सकते हैं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप खुल के मिल सकते हैं, खुल के बातें कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा कोई भी कम्युनिकेशन वन वे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कोई अगली डिमांड करेंगे उसी के हिसाब से एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।